Hello, Namaskar guys. Welcome in our YouTube channel. Hope you are doing very well. I Rachna Chaudhary and today we are discussing about the common neurological disorders. आज का अपना टॉपिक होगा कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंदर सबसे पहले आता है सीवीए यानी सेरिब्रल वस्कुलर एक्सीडेंट, हेड इंजरी, मेनिंजाइटिस एंड द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। तो आज के वीडियो के अंदर हम देखेंगे ये चारों डिसीज क्या है, इनकी क्लासिफिकेशन क्या है और कैसे ये अपनी बॉडी के अंदर अफेक्ट कर रहा है। तो आज का अपना टॉपिक होगा कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंदर फर्स्ट डिजीज कंडीशन आती है सेरिब्रल वस्कुलर एक्सीडेंट। सेरिब्रल वस्कुलर एक्सीडेंट का मीन होता है जैसे सेरिब्रल रिलेटेड टू द ब्रेन टिश्यू, वस्कुलर ये डायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है ब्लड वेसल्स, एक्सीडेंट मीन्स इंजरी और द ट्रॉमा, यानी जो ब्रेन की ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पर किसी भी तरह की इंजरी और ट्रॉमा हो गई है जिसकी वजह से जो ब्रेन के टिश्यू है उसके पास में ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रही है। इस डिजीज कंडीशन को अपन बोलते हैं सेरिब्रल वस्कुलर एक्सीडेंट। अब जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स है वो है अपनी कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी की दो ब्रांचेस होती हैं, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है वो सप्लाई कर रही है फेस को, और जो हेड का जो स्कल पार्ट है उसको सप्लाई कर रही है, स्कल को सप्लाई कर रही है, और वहीं पे जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है वो सप्लाई कर रही है ब्रेन को, जो हमने पहले पढ़ा है सर्किल ऑफ द विलाई के अंदर। तो जो सर्किल ऑफ द विलाई है या फिर जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है उसकी जो ब्रांचेज हैं अंदर की साइड में, जिसमें सेरिब्रल आर्टरी भी उसी के ब्रांच है, उसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी डिसीज कंडीशन हो गई है या फिर क्लॉट फॉर्मेशन हो गया है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गया है, कुछ एम्बोलिज्म हो गया है, या फिर कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन की वजह से कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस हो गई है। स्टेनोसिस का मीन होता है नैरोविंग होना। तो अगर कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस हो गई है तो ब्रेन के पास में ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो जाएगी। इसको अपने बोलते हैं सेरिब्रल वस्कुलर एक्सीडेंट। अब जो सेरिब्रल वस्कुलर एक्सीडेंट है इसको हम स्ट्रोक के नाम से भी बोल सकते हैं, ब्रेन अटैक के नाम से भी बोल सकते हैं, और ब्रेन हेमरेज के नाम से भी इसी को ही जानते हैं। The cerebral vascular accident or brain attack is sudden loss of function resulting from disruption of blood supply to a part of the brain। अब सीवीए क्या है? सीवीए एक ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से ब्रेन के पास में ब्लड सप्लाई है वो सडनली स्टॉप हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन के जो फंक्शन है वो डिसफंक्शनल होना स्टार्ट कर देंगे। Stroke is the acute neurological deficit that occurs because of the brain ischemia or brain hemorrhage pathological process। अब जो स्ट्रोक कंडीशन है वो एक्यूट न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएट है, मतलब एक सडन ऑनसेट हो रहा है न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन का, जिसकी वजह से या तो हो सकती है ब्रेन इस्टीमिया मीन्स लैक ऑफ द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन टिश्यू, एंड सेकेंडरी आती है ब्रेन हैमरेज मीन्स जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर्ड हो गई है और अंदर जाके क्लॉट फॉर्म कर रही है, उसको अपने बोलते हैं ब्रेन हैमरेज। तो ये दोनों ही कंडीशन की वजह से ब्रेन के पास में जो ब्रेन के टिश्यूज हैं उनके पास में ऑक्सीजन है वो इनसफिशिएंट अमाउंट में पहुंच रही है या फिर इंटरप्ट हो जाती है, डिस्टर्ब हो रही है, जिसको अपने बोलते हैं सेरिब्रल वस्कुलर एक्सीडेंट। अब जो ब्रेन स्ट्रोक है या फिर सेरिब्रल वस्कुलर एक्सीडेंट है इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं वो हम देखेंगे। तो कॉजेज हैं उसको हमने यहाँ पर दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट वन है नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर एंड सेकेंड वन आता है मॉडिफाइबल फैक्टर। नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर मीन्स हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसे एज फैक्टर,
जेंडर, रेस, हेरिडिटी, प्रीवियस vascular event such as MI, पेरिफेरल एम्बोलिज्म एंड द सिकल सेल एनीमिया। ये जो फैक्टर हैं वो है नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर। जैसे नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर के अंदर एज फैक्टर अफेक्ट कर रहा है। जैसे जो जो एज बढ़ती जाएगी, 60 प्लस एज बढ़ती जाएगी, उस टाइम पर ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी कम हो जाएगी। और अगर ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी कम हो रही है तो जिसकी वजह से ब्लड का प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। और ब्लड का प्रेशर कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है तो आगे जाके वो इस्चेमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक दोनों को कोज कर सकता है। नेक्स्ट वन आता है जेंडर, मेल और फीमेल, यानी ये जो कंडीशन है मेल को ज़्यादा अफेक्ट करती है कंपेयर टू दी फीमेल। रेस, हेरिडिटरी, प्रीवियस वस्कुलर इवेंट, कोई भी प्रीवियस वस्कुलर इवेंट है उसको भी ये, जैसे प्रीवियसली मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो गया है या फिर पेरिफेरल एम्बोलिज्म फॉर्म हो गया है। पेरिफेरल एम्बोलिज्म का मीन्स है यानी जो ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर एम्बुलस फॉर्म हो गया है और वहाँ से वो एम्बुलस है वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू सर्कुलेट होते हुए जो ब्रेन के ब्लड वेसल्स है, जो स्मॉलर ब्लड वेसल्स है, उसको आके ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, जिसकी वजह से इस्चेमिक स्ट्रोक होने के चांसेस रहते हैं। देन आता है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के अंदर जो आरबीसी की साइज होती है, शेप होती है, वो सिकल सेल की हो जाती है, सिकल शेप की हो जाती है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन एचबी मॉलिक्यूल्स हैं उसका लेवल भी कम रहेगा और वो एचबी मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन को बाइंड करने की कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगी। और अगर आरबीसी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम रहेगा तो ब्रेन के पास में भी ऑक्सीजन का लेवल कम पहुंचेगा। जैसे हम देखते हैं कि एक एचबी मॉलिक्यूल है वो 4 एटम, एक एचबी मॉलिक्यूल है वो 4 एटम ऑफ द ऑक्सीजन को बाइंड कर रहा है और एक आरबीसी के अंदर 270 एचबी मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं। एक आरबीसी के अंदर 270 एचबी मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेंगे। एक एचबी मॉलिक्यूल है वो 4 एटम ऑफ द ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है। तो अगर एचबी मॉलिक्यूल का लेवल कम होगा तो ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो जाएगा। और अगर ब्रेन के पास में ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है तो वहाँ पर जो ब्रेन के टिश्यू हैं वो इन्फ्रैक्ट होना स्टार्ट कर देंगे, जिसको अपन बोलते हैं सेरेब्रल इन्फ्रैक्शन। तो ये तो है नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर, मीन्स हम उनको चेंज नहीं कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन आता है अपना मॉडिफाइबल फैक्टर। मॉडिफाइबल फैक्टर में फर्स्ट वन आता है हाइपरटेंशन। और अडल्ट के अंदर हाइपरटेंशन को अपने बोलते हैं साइलेंट किलर डिजीज, क्योंकि ये जो हाइपरटेंशन है इसके कोई सिम्टम्स अपीयर नहीं होते हैं, स्टार्टिंग के अंदर नोटिफाई नहीं होते हैं। अगर जो सिम्टम्स हैं नोटिस ही नहीं हो पा रहे हैं तो हम उसका ट्रीट भी नहीं कर सकते हैं। तो इसकी वजह से साइलेंट किलर डिजीज बोलते हैं हाइपरटेंशन को इन दी अडल्ट। अडल्ट के अंदर हम जो हाइपरटेंशन है उसको साइलेंट किलर डिजीज बोलेंगे, क्योंकि ये ब्रेन की ब्लड वेसल्स हैं, स्मॉलर ब्लड वेसल्स हैं, या तो उसको लीक आउट कर देगा या फिर जो स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स हैं एक्सेसिव प्रेशर की वजह से डैमेज हो जाएंगी या फिर रप्चर हो जाएंगी, जिसकी वजह से ब्रेन हेमरेज होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट वन आता है हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज के अंदर सच जैसे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो गया है तो उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम होगा और अगर कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है तो ब्रेन के पास में ब्लड सप्लाई भी कम पहुंचेगा, क्योंकि कार्डियक आउटपुट का 15% ब्लड होता है वो जाता है ब्रेन के पास में। तो अगर कार्डियक आउटपुट ही कम हुआ है तो उसका 15% यानी 15% है वो ब्रेन के पास में नहीं जा पाएगा, सफिशिएंट अमाउंट में नहीं जा पाएगा। नेक्स्ट वन आता है डायबिटिक मेलाइटिस। डायबिटिक मेलाइटिस के अंदर क्या होता है, हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन है, यानी ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। और अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है उस कंडीशंस में ब्लड वेसल्स की एंडोथेलियम लेयर है उसके अंदर जो पैरासाइट सेल्स हैं उनका डिस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर देगी। और अगर पैरासाइट सेल डिस्ट्रक्ट हो गई है तो उनकी जो इलास्टिसिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगी। अब उस कंडीशंस में जो ब्लड वेसल्स हैं वो रिजिड हो जाएंगे और रिजिड होने की वजह से ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट वन आता है ओबेसिटी, यानी जो पर्सन है उसके अंदर एडिपोज टिश्यू है उसका डिपोजिशन ज़्यादा होने लग जाएगा। हाइपरलिपिडेमिया, अपनी बॉडी के अंदर लिपिड प्रोफाइल है उसका लेवल बढ़ जाएगा, जिसमें कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, एचडीएल एंड ट्राइग्लिसराइड इन चारों का लेवल बढ़ जाएगा। स्मोकिंग ऑल्सो अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि स्मोकिंग के अंदर होता है निकोटीन
और निकोटीन ब्लड वेसल्स की एंडोथेलियम लेयर है उसको डैमेज करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से प्लैक फॉर्मेशन होने के चांसेस रहते हैं एंड थ्रोम्बस फॉर्मेशन होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट वन आता है एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन। एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन की वजह से ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों इफेक्ट कर सकता है। एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन की वजह से डायरेक्टली तो ये कोज कर रहा है हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी और इनडायरेक्टली ये कोज कर रहा है कि अगर हेपेटिक सेल्स हैं डिस्ट्रक्शन होने की वजह से वहाँ पर HDL का लेवल जो अपना एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है अपनी बॉडी के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसका लेवल कम कर देगा। और HDL का काम होता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है LDL उसका ब्रेक डाउन करके वो बाइल के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जिससे अपनी बॉडी के अंदर लिपिड का लेवल मेंटेन रहे और वो बाइल है अपनी बॉडी से स्टूल के थ्रू एंड जो यूरिन है उसके थ्रू अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। नेक्स्ट वन आता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो हार्मोन इम्बेलेंस है उसकी वजह से अफेक्ट कर रहा है। कैरोटिड स्टेनोसिस यानी जो कैरोटिड आर्टरी है जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रही है वहाँ पर स्टेनोसिस कंडीशन हो जाएगी यानी नैरोविंग कंडीशन है वो हो जाएगी। ड्रग एब्यूज जिसमें आता है इलीगल ड्रग एब्यूज सच एज कोकीन ये अफेक्ट इसको कर रहा है। नेक्स्ट वन आता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम यानी अपनी बॉडी के अंदर कोई मेटाबॉलिक डिसीज कंडीशन हो सकती है जिसमें लीवर एंड किडनी से रिलेटेड कोई भी क्रोनिक डिसीज कंडीशन है जो ये भी डायरेक्टली सेरेब्रल वस्कुलर एक्सीडेंट को कॉज कर सकती हैं। नेक्स्ट वन हम देखते हैं इसको क्लासीफाई करते हैं सेरेब्रल वस्कुलर एक्सीडेंट को। तो सेरेब्रल वस्कुलर एक्सीडेंट है ये दो टाइप का होता है इस्चेमिक स्ट्रोक एंड दी हेमरेजिक स्ट्रोक। इस्चेमिक स्ट्रोक है उसको कोजेस के बेस पे हमने 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया है या तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं इसके 3 कोजेस होते हैं। फर्स्ट वन आता है थ्रोम्बोसिस, सेकेंड वन एम्बोलिज्म एंड थर्ड वन आता है सिस्टेमिक हाइपोपरफ्यूजन। थ्रोम्बोसिस का मेन क्या होता है क्लॉट फॉर्म होने लग जाएगा जैसे कैरोटिड आर्टरी के अंदर या फिर सेरेब्रल आर्टरी के अंदर क्लॉट फॉर्म हो गया है तो आगे ब्लड सप्लाई वो इंटरप्ट हो जाएगी। सेकेंड वन आता है एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म जैसे हमने प्रीवियसली भी देखा है कि पेरिफेरल एम्बोलिज्म यानी अपनी पेरिफेरल ब्लड वेसल्स में कहीं पर भी कोई भी एम्बुलेंस फॉर्म हो गया है और ब्लड के सर्कुलेशन के थ्रू होते हुए वो जो माइनर ब्लड वेसल्स हैं या फिर स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पर आके उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती हैं। इवन प्रेशर बढ़ने की वजह से वहाँ से वो ब्लड वेसल्स हैं रप्चर भी होने के चांसेस रहते हैं। एंड थर्ड वन आता है सिस्टेमिक हाइपोपरफ्यूजन यानी अपनी बॉडी के अंदर जैसे कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन या फिर मायोकार्डियल कॉन्ट्रेक्टिलिटी कम हो रही है तो कार्डियक आउटपुट कम होगा और अगर कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है तो अपनी सिस्टेमिक सर्कुलेशन है वो भी अफेक्ट हो जाएगा। सिस्टेमिक सर्कुलेशन है वो भी कम हो जाएगा जिसको अपन बोलते हैं सिस्टेमिक हाइपोपरफ्यूजन। सेकेंड टाइप आता है हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक के अंदर इंट्राक्रेनियल एंड सब एरेक्नोड हेमरेज होता है, रप्चर ऑफ द एन्यूरिज्म एंड ट्रोमेटिक ब्लड वेसल्स रप्चर एंड द सीवियर हाइपरटेंशन। अब इसके पीछे रीजन क्या होता है इंट्राक्रेनियल हेमरेज एंड सब एरेक्नोड हेमरेज होगा जिसमें रप्चर ऑफ द एन्यूरिज्म जो भी एन्यूरिज्म फॉर्म हो गया है। एन्यूरिज्म क्या होता है आउट पाउचिंग ऑफ दी ब्लड वेसल्स में आर्टेरियल ब्लड वेसल्स आर्टेरियल जो वॉल है बाहर की साइड में आउट पाउचिंग हो जाएगी और अगर बाहर की साइड में आउट पाउचिंग हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द वीकनेस ऑफ द ब्लड वेसल्स की वॉल है वो वीक हो रही है उसकी वजह से आउट पाउचिंग होने के बाद में कंटिन्यूसली इंक्रीज प्रेशर की वजह से जो बाहर की साइड में आउट पाउचिंग पार्ट है वो वहाँ से रप्चर्ड हो जाएगा उसको अपन बोलते हैं रप्चर ऑफ द एन्यूरिज्म। नेक्स्ट वन आता है ट्रोमेटिक ब्लड वेसल्स रप्चर। किसी भी वजह से ट्रोमा की वजह से सच एज दी हेड इंजरी ब्लड वेसल्स है वो रप्चर्ड हो जाएंगी तो वहाँ से भी ब्लड है वो कलेक्ट होना स्टार्ट कर देगा इन दी क्रेनियल कैविटीज को अपन बोलते हैं हेमेटोमा फॉर्मेशन। एंड दी सीवियर हाइपरटेंशन के अंदर जो माइनर ब्लड वेसल्स हैं ब्रेन की उसके रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ब्लड प्रेशर। देन हम देखते हैं इनकी डेफिनेशन क्या है इस्चेमिक स्ट्रोक एंड द हेमरेजिक स्ट्रोक। An ischemic stroke occurs when the blood supply to part of the brain is blocked or reduced. Ischemic stroke कब हो रहा है जब ब्रेन के पास में जो ब्लड सप्लाई हो रही है या तो वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो गई है या फिर वो रिड्यूस हो गई है।
जिसकी वजह से दिस प्रिवेंट ब्रेन टिश्यू फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, जिसकी वजह से जो ब्रेन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने वाले ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है वो ब्रेन के पास में इनसफिशिएंट अमाउंट में पहुंच पाते हैं, और उसकी वजह से जो ब्रेन की सेल्स हैं वो मिनट्स के अंदर भी डाई होना स्टार्ट कर देते हैं। और अगर जो ब्रेन की सेल्स हैं वो डाई होना स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर जिसको अपन बोलते हैं सेरेब्रल इन्फ्रैक्शन, insufficiency of oxygen and nutrients resulting cerebral infraction, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की इनसफिशिएंसी की वजह से नेक्रोसिस होना स्टार्ट कर देगा सेरेब्रल टिश्यू में, जिसको अपन बोलते हैं सेरेब्रल इन्फ्रैक्शन। देन हेमरेजिक स्ट्रोक क्या है? A hemorrhagic stroke occurs when the one or more cerebral blood vessels are ruptured due to hypertension, road traffic accident, brain tumor, compression resulting blood loss and hematoma formation in the cranial cavity। अब जो हेमरेजिक स्ट्रोक या फिर ब्रेन हेमरेज किसकी वजह से हो रहा है? जो ब्रेन को सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर्ड हो जाएंगी। किसकी वजह से हो सकता है? या तो हाइपरटेंशन की वजह से, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ब्रेन ट्यूमर, या किसी भी कंप्रेशन की वजह से होने लग जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ पर हेमेटोमा फॉर्म होने लग जाएगा। और अगर हेमेटोमा फॉर्म हो रहा है तो ब्रेन के टिश्यू हैं उनके पास में इनसफिशिएंसी हो जाएगी न्यूट्रिटिव कंपोनेंट एंड ऑक्सीजन की, और वो डायरेक्टली कोज कर रहे हैं यहाँ पे सेरेब्रल इन्फ्रैक्शन। और अगर सेरेब्रल इन्फ्रैक्शन हो रहा है तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो भी बढ़ जाएगा। A difference between the hemorrhagic stroke and the ischemic stroke। hemorrhagic stroke and ischemic stroke के अंदर क्या क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। जैसे सबसे पहले हम इनका कंपैरिजन कर रहे हैं hemorrhagic stroke एंड जो ischemic stroke का है, तो कोजेस के बेस पे। तो जो यहाँ पे ischemic stroke हो रहा है वो तो लार्ज आर्टरी थ्रोम्बोसिस कंडीशन हो रहा है, यानी लार्ज आर्टरी के अंदर थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन होने लग जाएगा, सच एज द कैरोटिड थ्रोम्बोसिस या फिर कैरोटिड आर्टरी थ्रोम्बोसिस। देन स्मॉल पेनिट्रेटिंग आर्टरी पेनिट्रेशन, स्मॉल पेनिट्रेटिंग आर्टरी पेनिट्रेशन यानी जो स्मॉलर ब्लड वेसल्स हैं जिसके अंदर आके एम्बुलेंस सर्कुलेशन के थ्रू आके जो स्मॉल ब्लड वेसल्स है उसको आके ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा। एंड थर्ड वन आता है कार्डियोजेनिक एम्बोलिज्म। कार्डियोजेनिक एम्बोलिज्म यानी कोई भी ऐसा एम्बोलिज्म है जो कहीं पर भी फॉर्म हुआ है और उसके थ्रू वो हार्ट में आके हार्ट उसको डायरेक्टली स्प्रेड आउट कर देगा, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कार्डियोजेनिक एम्बोलिज्म की वजह से, यानी कोरोनरी आर्टरी है उसके अंदर एम्बोलिज्म पहुंच गया है और वहां पर मायोकार्डियम लेयर के पास में इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ दी ऑक्सीजन पहुंच रही है, जिसकी वजह से मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगी। अगर मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो रहा है तो कार्डियक आउटपुट भी कम होगा और ब्रेन के पास में इनसफिशिएंसी हो जाएगी न्यूट्रिटिव कंपोनेंट की। तो ये तो है इस्चेमिक स्ट्रोक का। एंड देन वहीं पे हम देखते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक के अंदर। हेमरेजिक स्ट्रोक के अंदर क्या कोज कर रहा है? इंट्राक्रेनियल हेमरेज कोज कर रहा है। देन सब एरेक्नोड हेमरेज कोज करेगा, सब एन्यूरिज्म होगा एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर मालफॉर्मेशन। अब यहाँ पे हेमरेज फॉर्म हो रहा है इंट्रासेरिब्रल हेमरेज, यानी जो सेरिब्रल आर्टरी है वो रप्चर होके जो सेरिब्रम है उसके अंदर हेमेटोमा फॉर्म कर लेगा। देन सब एरेक्नोड हेमरेज, सब एरेक्नोड हेमरेज का मीन्स होता है जो सब एरेक्नोड स्पेस के अंदर एरेक्नोड विलाई होती हैं वो रप्चर हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो विनस ब्लड है वो सब एरेक्नोड स्पेस के अंदर आके एक हेमेटोमा फॉर्म कर लेगा, जिसको अपन बोलते हैं सब एरेक्नोड हेमरेज और दी सब एरेक्नोड हेमेटोमा। देन सेरिब्रल एन्यूरिज्म यानी सेरिब्रल आर्टरी है वो बाहर आउट पाउचिंग होने लग जाएगी, और कंटिन्यूसली अगर आउट पाउचिंग हो रही है, परसिस्टेंटली प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो वो जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर हो जाएगी, क्योंकि आउट पाउचिंग हो रहा है उसके पीछे भी रीजन है वीकनेस ऑफ द ब्लड वेसल्स वॉल। जो ब्लड वेसल्स की वॉल है उसकी वीकनेस की वजह से वो बाहर की साइड में आउट पाउचिंग हो रही है और लास्ट के अंदर वो रप्चर हो जाएगी। नेक्स्ट वन आता है एट्रियोवीनस मालफॉर्मेशन। आर्ट्रियोवीनस मालफॉर्मेशन मीन्स जो आर्टरी और वेन दोनों को कम्युनिकेट करने वाली स्ट्रक्चर होती है कैपिलरीज। तो अगर कैपिलरी प्रॉपरली फॉर्म नहीं हो पा रही है, कैपिलरी का मालफॉर्मेशन हो गया है या फिर कैपिलरी डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो गई है, तो उसकी वजह से वहाँ से कैपिलरी लीकेज हो जाएगी, और कैपिलरी लीकेज की वजह से जो ब्लड सेल्स हैं वो भी इंट्राक्रेनियल कैविटी के अंदर जाके हेमेटोमा फॉर्म कर लेंगी। ये है हेमरेजिक स्ट्रोक के कोजेस। अब हम देखते हैं दोनों के अंदर सिम्टम्स में क्या डिफरेंस है। जैसे सिम्टम्स में देखेंगे तो अगर इस्चेमिक स्ट्रोक है देन नमनेस और वीकनेस ऑन वन साइड ऑफ द फेस, आर्म एंड द लेग्स।
अगर इस्केमिक स्ट्रोक कंडीशन है तो वन साइडेड ऑफ द बॉडी पार्ट अफेक्ट होगा, जिसके अंदर नमनेस एंड वीकनेस हो सकती है। वहीं पर अगर हम देखेंगे हेमरेजिक स्ट्रोक के अंदर, देन एक्सप्लोडिंग हेडेक, सीवियर हेडेक होगा और आईसीपी बढ़ जाएगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाएगा। देन फंक्शनल रिकवरी कितने दिन में होती है? इस्केमिक स्ट्रोक की फंक्शनल रिकवरी हो जाती है अप टू 6 मंथ में, और जो हेमरेजिक स्ट्रोक है इसकी फंक्शनल रिकवरी होती है अप टू 18 मंथ, लेकिन डिपेंड करता है बेस्ड ऑन दी सीवियरिटी और डैमेज। जो डैमेज और सीवियरिटी है उसके बेस पे ही ये डिपेंड करता है, रेदर देन अगर हम नॉर्मल कंडीशन में देखेंगे तो जो इस्केमिक स्ट्रोक है वो तो 6 मंथ के अंदर रिकवर हो जाएगा, वहीं पे जो हेमरेजिक स्ट्रोक है वो 18 मंथ तक रिकवर होने के चांसेस रहते हैं। एंड देन हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द इस्केमिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक है उसकी क्या क्या पैथोफिजियोलॉजी है, या फिर अपनी बॉडी के अंदर वो कैसे अफेक्ट कर रहा है, कहाँ से स्टार्ट होता है। और जो पैथोफिजियोलॉजी है वो हमेशा स्टार्ट होती है कोजेस पे, जैसे ड्यू टू कैरोटिड आर्टरी थ्रोम्बोसिस और प्लेक फॉर्मेशन। जैसे कैरोटिड आर्टरी है उसके अंदर कोई भी थ्रोम्बोसिस कंडीशन हो गया है या फिर प्लेक फॉर्मेशन हो गया है, जिसकी वजह से जो कैरोटिड आर्टरी है नैरो हो जाएगी, और अगर कैरोटिड आर्टरी नैरो हो रही है तो फर्दर पार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाएगा। देन डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू दी ब्रेन, ब्रेन के पास में ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा। और ये जो ब्लू कलर दिखा रखा है वो वाला एरिया है जिस पर्टिकुलर पार्ट की ब्लड वेसल्स है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है या फिर वहाँ पर नैरोविंग हो गई है, और जिस पर्टिकुलर पार्ट नैरो हो गई है वो नेक्रोटाइज होना स्टार्ट कर देंगे, जिसको अपन बोलते हैं सेरिब्रल इन्फ्रैक्शन। देन सेरिब्रल हाइपोक्सिया एंड एनर्जी फेल्योर, सेरिब्रल हाइपोक्सिया कंडीशन हो जाएगी क्योंकि अगर ब्लड सप्लाई प्रॉपर्ली नहीं हो पा रही है तो ऑक्सीजन की इनसफिशियंसी हो जाएगी टिश्यूज़ के अंदर, और जो एनर्जी है वो फेलियर हो जाएगी, मतलब जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगी। अगर रिक्वायर्ड एनर्जी सप्लाई नहीं हो पा रही है तो ब्रेन के अंदर एनारोबिक मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होने लग जाएगा, ब्रेन के अंदर एनारोबिक मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होने लग जाएगा, जिसकी वजह से जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन होगी, मतलब H+ आयन है उसका लेवल ज़्यादा हो जाएगा और अपनी बॉडी के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस होना स्टार्ट कर देगा। ब्रेन के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस होना स्टार्ट कर रहा है, जिसमें स्टोर्ड जो ग्लूकोज रिलीज हो रहा है नॉन ग्लूकोज कंपोनेंट से, सच एज दी फैट एंड प्रोटीन से, फैट के ब्रेकडाउन से वहाँ पे रिलीज होगा ग्लूकोज, लेकिन उसके साथ साथ में H+ आयन है उसका लेवल भी बढ़ जाएगा। और अगर H+ आयन का लेवल बढ़ रहा है तो ये एसिडोसिस को कोज करेगा, एसिडोसिस की वजह से वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने लग जाएंगे और आयन का इम्बेलेंस हो जाएगा, इंट्रासेलुलर और इंट्रावस्कुलर आयन है उनका इम्बेलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। इंट्रासेलुलर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि कैल्शियम होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, तो इंट्रासेलुलर के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा। जो ही सेल्स के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन, सेलुलर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएंगे, जिसको अपन बोलते हैं सीजर्स, यानी सीजर्स होना स्टार्ट कर देंगे। सेल्स के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से सेलुलर कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट कर देंगे, कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा, रिलैक्सेशन पीरियड उसके अंदर से स्किप हो जाएगा, उसको अपन बोलते हैं सीजर्स। कंटिन्यूस डीपोलराइजेशन, मतलब कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। डीपोलराइजेशन का मीन्स होता है सिस्टोल और दी कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यूसली हो रहे हैं, साइटोटॉक्सिक सेल्युलर एडिमा होने लग जाएगा, क्योंकि जो सेल्स हैं उसके अंदर एडिमा होने लग जाएगा डीपोलराइजेशन की वजह से, एंड इम्बेलेंस बिटवीन द ऑक्सीजन सप्लाई एंड द डिमांड, जो ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड है उसके अंदर इम्बेलेंस हो जाएगा, क्योंकि ब्लड सप्लाई पहले से ही इंटरप्ट हो रखी है और कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रहे हैं, दैट मीन्स डिमांड ज़्यादा हो रखी है और ब्लड सप्लाई कम हो रही है। एक्टिवेशन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर, लिपिड्स एंड द साइटोकाइनेज, न्यूरोट्रांसमीटर है उसका लेवल बढ़ जाएगा, जिसमें आता है एसिटाइलकोलिन, लिपिड्स का लेवल बढ़ जाएगा एंड साइटोकाइनेज का लेवल बढ़ जाएगा। साइटोकाइनेज है इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, तो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं वो रिलीज होना स्टार्ट कर देंगे, लिपिड का सिंथेसिस, लिपिड है उसका लेवल बढ़ जाएगा, एंड द न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन है इनका लेवल बढ़ जाएगा। इन्फ्लामेशन एंड नेक्रोसिस रिजल्ट्स इरिवर्सिबल सेलुलर डैमेज, जो साइटोकाइनेज है वो क्या रिस्पॉन्स कर रही है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, इसके साथ साथ में ही कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है, इसकी वजह से और ऑक्सीजन की इनसफिशियंसी हो रही है, तो वहाँ की सेल्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाएगी। H+ आयन है वो सेलुलर नेक्रोसिस को कोज करेगा, और अगर सेलुलर नेक्रोसिस को कोज कर रहा है दैट मीन्स वो कोज कर रहा है सेरेब्रल इन्फ्रैक्शन को, और अगर सेरेब्रल इन्फ्रैक्शन हो रहा है दैट मीन्स वहाँ की जो नर्व इम्पल्सेस ट्रांसमिशन है वो फेलियर हो जाएगा।
जो नर्व का कंडक्शन हो रहा है, नर्व ट्रांसमिशन है, वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा। और अगर नर्व ट्रांसमिशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा, पर्सन का कॉन्शियसनेस और उसकी सेंसेशन है वो दोनों ही लॉस हो जाएंगे। देन हम देखते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। अब हेमरेजिक स्ट्रोक क्या है, यानी ब्लड वेसल्स रप्चर हो गई है और रप्चर होने की वजह से अंदर एक हेमेटोमा फॉर्म हो जाता है क्रेनियल कैविटी के अंदर या फिर सबरेक्नोइड स्पेस के अंदर हेमेटोमा फॉर्म हो जाता है, उसको अपन बोलते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। अब ये हेमेटोमा दो फैक्टर से नेगेटिव इफेक्ट करेगा। फर्स्ट वन तो ब्लड सप्लाई इंटरप्ट कर कम हो जाएगी ब्रेन टिश्यूज के पास में, एंड सेकेंड वन क्या होता है, जो हेमेटोमा है वो स्पेस को ऑक्यूपाई करके जो सराउंडिंग टिश्यूज होते हैं उसको कंप्रेस करना स्टार्ट कर देगा। देन हम देखते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी। तो हेमरेजिक स्ट्रोक मेनली किसकी वजह से हो रहा है, हाइपरटेंशन, डायबिटिक मेलाइटस या फिर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से। देन अगर डायबिटिक मेलाइटस कंडीशन अफेक्ट हो रही है तो वस्कुलर पेरिसाइड सेल्स हैं वो डैमेज होनी स्टार्ट कर देंगी और ये कोज कर रहे हैं सेरिब्रल एन्यूरिज्म को। सेरिब्रल एन्यूरिज्म फॉर्मेशन हो जाएगा, वस्कुलर पेरिसाइड सेल डैमेज हो जाएंगी डायबिटिक मेलाइटिस की वजह से, और हाइपरटेंशन की वजह से कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग परसिस्टेंट प्रेशर की वजह से सेरिब्रल एन्यूरिज्म होगा, यानी से एक एन्यूरिज्म फॉर्मेशन होना स्टार्ट कर देगा। और अगर एन्यूरिज्म फॉर्मेशन होना स्टार्ट कर रहा है देन फ्लोट और हेमेटोमा फॉर्मेशन इन द क्रेनियल कैविटी, क्योंकि रप्चर ऑफ द एन्यूरिज्म की वजह से वहाँ पर क्लोट और हेमेटोमा फॉर्मेशन होने लग जाएगा। अगर क्लोट और हेमेटोमा प्रेशर फॉर्म हो गया है तो आईसीपी बढ़ जाएगा, आईसीपी यानी इंट्राक्रेनियल प्रेशर, और इंट्राक्रेनियल प्रेशर है नॉर्मल होता है 10 to 12 mm ऑफ एचजी। अगर 12 से ज़्यादा हो गया है तो अपने जो ब्रेन है उसके अंदर कंटिन्यूसली प्रेशर की वजह से उसकी होम्योस्टेसिस है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। देन सराउंडिंग टिश्यू, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स है वो कंप्रेस होने लग जाएंगे एंड सेरिब्रल इंसफिशियंसी हो जाएगी। अगर सराउंडिंग टिश्यू, ब्लड वेसल्स और नर्व्स हैं वो कंटिन्यूसली कंप्रेस हो रही हैं, ब्लड वेसल्स कंप्रेस हो रही हैं, तो जो सेरिब्रल टिश्यू है उसके पास में ऑक्सीजन और न्यूट्रिटिव कंपोनेंट की इंसफिशियंसी हो जाएगी, जिसको अपन बोलते हैं सेरिब्रल इंसफिशियंसी। देन सेरिब्रल इंसफिशियंसी है तो ये दो फैक्टर में कॉज करेगा। सबसे पहले तो सेरिब्रल हाइपोक्सिया को कॉज करेगा, यानी जो ब्रेन के टिश्यू है उसके पास में ऑक्सीजन है उसका लेवल कम हो जाएगा। सेकेंडरी सेंसरी एंड मोटर नर्व फाइबर्स होते हैं उसको भी वो फेल कर देगा, जिसकी वजह से कॉज कर रहा है पैरालिसिस। सेरिब्रल हाइपोक्सिया की वजह से लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस, क्योंकि सेरिब्रल इंफ्रैक्शन हो जाएगा जिसकी वजह से कॉन्शियसनेस है वो अफेक्ट हो जाएगी। और इन दोनों ही कंडीशन के अंदर जैसे सेरिब्रल हाइपोक्सिया एंड मोटर एंड सेंसरी नर्व फाइबर्स के फेलियर की वजह से, दोनों ही कंडीशन की वजह से इरिवर्सिबल ब्रेन डेड होना, ब्रेन डैमेज होना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि सेरिब्रल एसिडोसिस कंटिन्यूसली हो रहा है। और अगर ये इरिवर्सिबल कंडीशन है तो लास्ट में पेशेंट की डेथ हो सकती है। नेक्स्ट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आता है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी यानी जिसको अपन बोल सकते हैं हेड इंजरी। अब हेड इंजरी क्या होता है, एक नॉन डिजनरेटिव नॉन कंजेनाइटल इंसल्ट ऑफ द ब्रेन फ्रॉम एन एक्सटर्नल मैकेनिकल फोर्स लीडिंग टू temporary or permanent impairment of cognitive, physical and psychological functions with decrease the level of the consciousness। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी क्या है, नॉन डिजनरेटिव मतलब डिजनरेटिव डिसऑर्डर नहीं है, नहीं ये कंजेनाइटल डिसऑर्डर है, और ये क्या एक एक्सटर्नल मैकेनिकल फोर्स की वजह से अपनी ब्रेन के अंदर टेम्परेरी और परमानेंट कॉग्निटिव फंक्शन, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल साइकोसोशल फंक्शन है वो डिक्रीज हो जाएंगे या फिर इंटरप्ट हो जाएंगे, इम्पेयर्ड हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो पर्सन का कॉन्शियसनेस है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो अब हम हेड इंजरी के अंदर देखेंगे, हेड के 3 पार्ट्स आएंगे जिसमें स्काल्प, आउटर जो वस्कुलर एरिया है वो है स्काल्प, देन स्कल जिसमें आती है स्कल बोन, एंड स्कल बोन के इंटरनल स्ट्रक्चर में आती है ब्रेन टिश्यूज। देन हम देखते हैं लेयर्स ऑफ द स्कल टू द ब्रेन। ब्रेन से स्कल तक कौन कौन सी लेयर आते हैं, जैसे सबसे पहले लेयर है वो है स्कल स्काल्प। स्काल्प के अंदर स्किन है, ये हाईली वस्कुलर एरिया होता है यानी ब्लड वेसल्स ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं। सेकेंड वन आता है पेरियोस्टीम। पेरियोस्टीम का मीन्स होता है आउटर कवरिंग लेयर ऑफ द बोन्स। जो स्कल बोन है उनकी आउटर कवरिंग लेयर है वो हो जाएगी। देन बोन्स इंक्लूड है, बोन के जस्ट अंदर की साइड में प्रेजेंट होती है मेनिंजिस, जो मेनिंजिस नंबर में 3 होती है, आउटर ड्यूरामीटर, देन मिडल वन एरिक्नोइड मेटर एंड इनर वन पायमीटर।
ड्यूरामेटर आउटर लाइनिंग स्कल सबड्यूरल स्पेस होता है। देन ड्यूरामेटर होता है आउटर लाइनिंग होता है स्कल का, और उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है उसको अपन बोलते हैं सबड्यूरल स्पेस। ड्यूरामेटर के जस्ट नीचे वाले स्पेस को अपन बोलते हैं सबड्यूरल स्पेस। देन आता है एरेक्नोइड मैटर, जो मिडिल वन लेयर आती है, और एरेक्नोइड मैटर और ड्यूरामेटर के बीच के स्पेस को अपन बोलते हैं सबड्यूरल स्पेस। देन एरेक्नोइड मैटर और जो पायामेटर है इनर लाइनिंग, उसके बीच के स्पेस को अपन बोलते हैं सब एरेक्नोइड स्पेस। एरेक्नोइड मैटर मिडल लेयर होती है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं। देन सब एरेक्नोइड स्पेस है जो एरेक्नोइड मैटर और पायामेटर के बीच का स्पेस है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है CSF। तो ये है लेयर ऑफ द स्कल टू द ब्रेन, स्कल से लेके ब्रेन के अंदर तक की कौन कौन सी लेयर है। देन हम देखते हैं टाइप्स ऑफ द हेड इंजरी। हेड इंजरी को हमने अलग अलग से 4 टाइप के अंदर क्लासीफाई किया है। जैसे फर्स्ट वन आता है स्कैल्प इलेक्ट्रेशन, सेकेंड वन आता है स्कल फ्रैक्चर, थर्ड वन आता है माइनर ट्रॉमा एंड फोर्थ वन आता है मेजर ट्रॉमा। तो स्कैल्प इलेक्ट्रेशन है यानी जो आउटर कवरिंग स्किन से रिलेटेड एरिया है, स्कैल्प है ये स्किन से रिलेटेड है, ये हाईली वस्कुलर एरिया है, इसके अंदर किसी भी तरह का कटफट हो गया है उसको अपन बोलते हैं स्कैल्प इलेक्ट्रेशन, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स की वजह से प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होगी, प्रोफाउंड ब्लीडिंग होगी, यानी एक्सेसिव ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं। सेकेंड वन आता है स्कल फ्रैक्चर, यानी जो स्कल बोन है उसकी कंटिन्यूटी ब्रेक होने को अपन बोलते हैं स्कल फ्रैक्चर। ब्रेक डाउन ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ द स्कल बोन, इट्स कॉल्ड द स्कल फ्रैक्चर। दो स्कल फ्रैक्चर है यहाँ पर 4 टाइप के होता है। फर्स्ट वन आता है लीनियर फ्रैक्चर, सेकेंड वन आता है डिप्रेस फ्रैक्चर, नेक्स्ट वन आता है कम्युनिटेड फ्रैक्चर एंड लास्ट वन है कंपाउंड फ्रैक्चर। लीनियर फ्रैक्चर का मेन क्या होता है, स्कल बोन है उसकी कंटिन्यूटी ब्रेक हुई है, लेकिन जो अंदर के टिश्यूज हैं वो इंटरप्ट नहीं हुए, अफेक्ट नहीं हुए, सिर्फ और सिर्फ जो स्कल बोन है, ये स्कल बोन है इसी का ही कंटिन्यूटी ब्रेक हुई है या फिर स्कल बोन का ही फ्रैक्चर हुआ है, अंदर के जो स्कल बोन के अंदर जो टिश्यू है वो डैमेज नहीं हुए हैं। देन सेकेंड वन आता है डिप्रेस फ्रैक्चर। डिप्रेस फ्रैक्चर का मेन होता है जो स्कल बोन है इनवर्ड टाइप के अंदर मूवमेंट कर गई है, या फिर हम बोल सकते हैं डेंट फॉर्म हो गया, डेंटेशन इंडेंटेशन हो गया, इंडेंटेशन इन यानी इनवर्ड्स और डेंटेशन एक डेंट फॉर्म हो गया है। एक्सेसिव प्रेशर की वजह से अंदर की साइड में डेंट फॉर्म हो गया है, जिसकी वजह से जिस साइड में जहाँ पर डेंट फॉर्म हुआ है अंदर की साइड में वहाँ के टिश्यू को वो कंप्रेस कर रहा है। थर्ड वन आता है कम्युनिटेड फ्रैक्चर। कम्युनिटेड फ्रैक्चर का मीन होता है कि जो बोन है वो बोन फ्रैक्चर हो गई है स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर, बोन है वो मल्टीपल पीसेस के अंदर फ्रैक्चर्ड हो गई है, फिर डिसकंटिन्यू हो गई उसकी कंटिन्यूटी, उसको अपन बोलते हैं कम्युनिटेड फ्रैक्चर। नेक्स्ट वन आता है कंपाउंड फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर का मीन्स है जिसमें स्कैल्प लैक्रेशन भी हुआ है, लीनियर फ्रैक्चर भी हुआ है, और जो अंदर के टिश्यू हैं वो भी डैमेज हुए हैं, जिसको अपन बोलते हैं कंपाउंड फ्रैक्चर। देन देखते हैं ब्रेन इंजरी। ब्रेन इंजरी जो माइनर इंजरी एंड मेजर इंजरी है वो अलग अलग टाइप की है। जैसे ब्रेन इंजरी है उसको हम यहाँ पर अलग अलग टाइप में क्लासीफाई किया है। फर्स्ट वन आता है ओपन ब्रेन इंजरी, सेकेंड वन आता है क्लोज ब्रेन इंजरी, कंट्यूशन, डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी एंड द इंट्राक्रैनियल हेमरेज। ओपन ब्रेन इंजरी का मीन है कि जो ब्रेन है फ्रैक्चर के साथ में, जो स्कल बोन के फ्रैक्चर के साथ में ब्रेन है वो ओपन हुआ है, और वो बाहर की साइड में जो फ्लूइड है ब्रेन से का जो ब्लड वेसल्स रप्चर हुई है वहाँ से वो बाहर की साइड में एक्सपेल आउट हो रहा है, ड्रेन आउट हो रहा है ओपन ब्रेन फ्रैक्चर के अंदर। सेकेंड वन आता है क्लोज ब्रेन इंजरी के अंदर जो स्कल बोन है वो कंटिन्यू है, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर इंटरनली जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर्ड हो गई हैं, डैमेज हो गया है, जिसकी वजह से क्रेनियल कैविटी के अंदर क्लोट फॉर्म होना स्टार्ट कर देगा या फिर हेमेटोमा फॉर्म करने का स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन आता है कंक्यूशन। कंक्यूशन मीन्स क्या होता है, सडनली कोई भी पर्सन है वो अटैक कर रहा है
किसी भी किसी ऑब्जेक्ट से, तो उस टाइम पे भी शॉर्ट टाइम के लिए ब्लड सप्लाई उस पर्टिकुलर पार्ट में इंटरप्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से पर्सन वो फेंट हो सकता है, अनकॉन्शियस हो सकता है, लेकिन फॉर अ शॉर्ट टाइम तक, यानी अप टू 5 मिनट्स तक पर्सन का कॉन्शियसनेस है वो लॉस हो जाएगा, लेकिन उसके बाद में वो पर्सन है वो कॉन्शियस हो सकता है। देन फोर्थ वन आता है कंट्यूशन। कंट्यूशन का मेन है सेरिब्रल ब्रूसेस। सेरिब्रल ब्रूसेस मीन्स यानी ब्रूसेस फॉर्म होने लग जाएंगे, ब्लूइश डिस्कलरेशन होने लग जाएगा सेरिब्रल टिश्यूज के अंदर, क्योंकि वहाँ की जो माइनर ब्लड वेसल्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, वो लीक आउट हो जाएंगी, या फिर स्पास्मोसिस की वजह से वहाँ का ब्लड सप्लाई है वो इंटरप्ट हो जाएगा। स्पेसिफिकली कैपिलरी लीक आउट होती हैं या फिर रप्चर हो जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्रूसेस फॉर्म होने लग जाते हैं, और इसकी वजह से कॉन्शियसनेस है वो कंपेयर टू दी कंक्लूशन से यहाँ पर अनकॉन्शियसनेस का टाइम पीरियड ज़्यादा होता है। फिफ्थ वन आती है डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी। डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी के अंदर जो एक्सोन पार्ट होता है नर्व्स का वो डैमेज हो जाएगा, और अगर एक्सोन पार्ट नर्व डैमेज हो रहा है जिसकी वजह से जो माइलिन शीथ है वो भी डैमेज हो जाएगी, और जो नर्व का ट्रांसमिशन होता है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, और पर्सन्स को पैरालिसिस होने के चांसेस रहते हैं। एंड लास्ट वन, सिक्स्थ वन आता है इंट्राक्रेनियल हेमरेज। इंट्राक्रेनियल हेमरेज मीन्स क्रेनियल केविटी की जो ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर हो जाएंगी, वहाँ पे हेमेटोमा फॉर्म कर लेती हैं, और हेमेटोमा की वजह से सराउंडिंग स्ट्रक्चर है वो कंप्रेस हो जाती है, वहाँ पर प्रॉपरली ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो पा रही है, और उसकी वजह से पर्सन की डेथ भी हो सकती है। इसको अपने बोलते हैं इंट्राक्रेनियल हेमरेज। एंड नेक्स्ट वन आता है एक्स्ट्रा एक्सियल हेमरेज। एक्स्ट्रा एक्सियल हेमरेज है वो यहाँ पे 3 टाइप का होता है, एपिड्यूरल हेमरेज, सबड्यूरल हेमरेज एंड दी सब एरिक्नोइड हेमरेज। एपिड्यूरल हेमरेज मीन्स एपिड्यूरल लेयर, यानी जो अपनी डबल लेयर होती है ड्यूरामीटर की, उन दोनों लेयर के बीच में जो एक पोटेंशियल स्पेस होता है उसको अपन बोलते हैं एपिड्यूरल स्पेस, और एपिड्यूरल स्पेस एक हाईली वस्कुलर एरिया होता है, और अगर वहाँ की ब्लड वेसल्स रप्चर हो गई है इसको अपने बोलते हैं एपिड्यूरल हेमरेज। सबड्यूरल हेमरेज का मेन होता है, यानी सबड्यूरल हेमरेज का मेन होता है यानी ड्यूरामीटर और एरिक्नोइड मीटर के बीच में जो एक पोटेंशियल स्पेस है सबड्यूरल स्पेस, वहाँ पर हेमरेज हो रहा है उसको अपन बोलते हैं सबड्यूरल हेमरेज। सब एरिक्नोइड स्पेस या फिर सब एरिक्नोइड हेमरेज वो जगह है जहाँ पर सीएसएफ कंटिन्यूसली सर्कुलेट कर रहा है, यानी सब एरिक्नोइड स्पेस वो स्पेस है जहाँ पर सीएसएफ सर्कुलेशन हो रहा है, और वो ये स्पेस प्रेजेंट है इन बिटवीन दी एरिक्नोइड मैटर एंड दी पायोमेटर, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है। ये वाला जो ब्लूइश कलर दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये सीएसएफ सर्कुलेट हो रहा है, इस वाले लेयर को अपने बोलते हैं सब एरिक्नोइड स्पेस, और सब एरिक्नोइड स्पेस में कंटिन्यूसली यहाँ पर सीएसएफ सर्कुलेट हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे सब एरिक्नोइड स्पेस की जैसे एरिक्नोइड विलाई है वो रप्चर हो गई है, ब्लड वेसल्स रप्चर हो गई है, तो वहाँ का जो ब्लड है वो सब एरिक्नोइड स्पेस में आके क्लोट फॉर्म कर लेगा, उसको अपन बोलते हैं सब एरिक्नोइड हेमरेज। सेकेंड वन आता है इंट्रा एक्सियल हेमरेज। एक्स्ट्रा एक्सियल हेमरेज मीन्स क्रेनियल केविटी के सराउंडिंग के अंदर मेनिंजेस के अंदर जो पोटेंशियल स्पेस है इन बिटवीन दी मेनिंजेस वहाँ पर हो रहा है, उसको एक्स्ट्रा एक्सियल हेमरेज बोलते हैं। और इंट्रा एक्सियल हेमरेज मतलब जो मेनिंजेस हो उसके अंदर की साइड में जो ब्रेन टिश्यू है वहाँ पर अगर डैमेज हो रहा है, हेमरेज हो रहा है, उसको अपने बोलते हैं इंट्रा एक्सियल हेमरेज। दो टाइप का होता है। फर्स्ट वन आता है इंट्रा पेरिनकाइमल हेमरेज एंड सेकेंड वन आता है इंट्रा वेंट्रिकुलर हेमरेज। इंट्रा पेरिनकाइमल हेमरेज मीन्स जो पेरिनकाइमल सेल्स होती हैं, ब्रेन की सेल्स हैं, वहाँ पर हेमरेज होने लग जाएगा, या फिर जो सेरेब्रल टिश्यूज हैं वहाँ पर हेमरेज हो रहा है, उसको अपने बोलते हैं इंट्रा पेरिनकाइमल हेमरेज। और इंट्रा वेंट्रिकुलर हेमरेज मीन्स जो ब्रेन के अंदर 4 वेंट्रिकल होते हैं, 2 लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, देन थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल, इन वेंट्रिकल के अंदर किसी भी तरह का हेमरेज हो रहा है तो उसको अपन बोलते हैं इंट्रा वेंट्रिकुलर हेमरेज। एंड अब हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द हेड इंजरी। अब हेड इंजरी के अंदर हेड इंजरी की वजह से अपने क्या क्या चेंजेस हो रहा है, क्या क्या पैथोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं वो देखेंगे। जैसे इसके पीछे रीजन क्या होता है, ब्रेन सफर ट्रॉमेटिक इंजरी, यानी किसी भी ट्रॉमा और इंजरी की वजह से
रप्चर ऑफ द सेरिब्रल ब्लड वेसल्स कोज इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग। अगर सेरिब्रल ब्लड वेसल्स रप्चर हो गई है जिसकी वजह से कोज कर रहा है इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग, यानी इंट्राक्रेनियल के या फिर क्रेनियल कैविटी है उसके अंदर ब्लीडिंग होना स्टार्ट कर देगा। और अगर ब्लीडिंग होना स्टार्ट कर रही है तो फर्स्ट रीजन तो आएगा सेरिब्रल इस्चीमिया, मीन्स वहाँ पर ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। एंड सेकेंड वन आता है सेरिब्रल स्वेलिंग ड्यू टू दी अल्टर्ड इन दी कैपिलरी परमिबिलिटी। सेरिब्रल स्वेलिंग और सेरिब्रल एडिमा ये हो रहा है क्योंकि जो कैपिलरी की परमिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से जो इंट्रावस्कुलर फ्लूइड है वो शिफ्ट आउट होने लग जाएगा इन द इंटरस्टिशियल स्पेस, जो कोज कर रहा है सेरिब्रल स्वेलिंग। और फ्लूइड के साथ साथ में अगर यहाँ पे ब्लड कंपोनेंट भी शिफ्ट हो रहे हैं तो उसको अपन बोल देंगे इंट्रासेरिब्रल हेमेटोमा। अगर इंट्रासेरिब्रल हेमेटोमा और स्वेलिंग हो गई है तो आईसीपी बढ़ जाएगा, और अगर आईसीपी बढ़ रहा है तो इसका स्पेसिफिक सिम्टम्स होता है सीवियर हेडेक विद द सीवियर इरिटेबिलिटी। देन सेरिब्रल इस्चीमिया की वजह से ये क्या कोज कर रहा है, सेरिब्रल मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन होगा एनारोबिक मेटाबॉलिज्म की वजह से, जिसमें H+ आयन का लेवल बढ़ जाएगा। अगर H+ आयन का लेवल बढ़ रहा है तो वहाँ पर जो टिश्यूज़ हैं, सेरिब्रल टिश्यूज़ हैं, वो नेक्रोसिस होना स्टार्ट कर देंगे, जिसको अपने बोलते हैं सेरिब्रल इन्फ्रैक्शन। सेरिब्रल इन्फ्रैक्शन और आईसीपी बढ़ने की वजह से जो क्रेनियम कैविटी है वो रिजिड हो जाएगा। अगर रिजिड हो रहा है देन सराउंडिंग की जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंप्रेस हो जाएंगी, कंप्रेस द सराउंडिंग ब्रेन ब्लड वेसल्स कंप्रेस हो जाएंगी, जिसकी वजह से ब्रेन के पास में ब्लड सप्लाई है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा और ब्रेन हर्निएशन होने के चांसेस रहेंगे। हर्निएशन का मतलब होता है जो ऑर्गन है अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे शिफ्ट आउट होना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि हेमेटोमा की वजह से वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और प्रेशर के कंप्रेशन की वजह से जो ऑर्गन होता है वो अपना स्पेस छोड़ के दूसरी ऑर्गन की साइड में शिफ्ट आउट होना स्टार्ट कर देता है, या फिर उसको अपन बोल सकते हैं प्रोटेक्शन ऑफ द ऑर्गन्स। ऑर्गन्स है अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पे शिफ्ट आउट होना स्टार्ट कर देते हैं। देन डिक्रीज सेंसरी मोटर नर्व ट्रांसमिशन। अगर ये ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है और जो ब्रेन हर्निएशन हो रहा है तो वहाँ पर सेंसरी एंड मोटर जो नर्व ट्रांसमिशन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से पर्सन का कॉन्शियसनेस है वो लॉस हो जाएगा और पर्सन है वो सेंसेशन फील नहीं कर पाएगा, रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा और पैरालिसिस को कॉज कर सकता है। अब इनिशियल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, इनिशियल मैनेजमेंट एक इमरजेंसी मैनेजमेंट है जिसमें जो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है, तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एयरवे क्लियर करेंगे। एयरवे क्लियर करने के बाद में हम यहाँ पर लुक, लिसन एंड फील करेंगे, पर्सन को देखेंगे, चेस्ट कैविटी का अप एंड डाउन मूवमेंट देखेंगे कि पर्सन रेस्पिरेशन प्रॉपरली ले रहा है या नहीं ले रहा है। देन उसके साथ साथ में हम एक साथ में 3 चीज़ें करते हैं, लुक, लिसन एंड फील, यानी जो कान है वो कंटिन्यूसली हम पर्सन के जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है नोज एंड माउथ के पास में लगा के रखेंगे, जिसमें रेस्पिरेटरी साउंड प्रॉपरली सुन रहा है या नहीं है, या फिर रेस्पिरेटरी साउंड को हम सुनेंगे। उसके साथ में आंखों से हम कंटिन्यूसली जो चेस्ट कैविटी है उसका अप एंड डाउन मूवमेंट देखेंगे, और साथ साथ में ही जो कैरोटिड पल्स है एक हाथ से हम कैरोटिड पल्स को फील करेंगे। तो एरिया क्लियर करेंगे, लुक, लिसन एंड फील हम एक साथ में ही करते हैं। देन उसके बाद में अगर पर्सन का ये स्टेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, पर्सन का आर्टिफिशियल ब्रीथिंग देंगे पर्सन को। और आर्टिफिशियल ब्रीथिंग अगर यहाँ पे एक्सीडेंटल साइट है जहाँ पर अपने पास में मेडिकल इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है, देन हम यहाँ पे माउथ टू माउथ ही ब्रीथिंग देंगे। एंड थर्ड वन आता है सर्कुलेशन विथ चेस्ट कंप्रेशन। अगर पर्सन का हार्ट है वो प्रॉपरली सिस्टोल नहीं कर पा रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं एसिस्टोल कंडीशन हो गई है, तो हम चेस्ट कंप्रेशन के थ्रू पर्सन के सर्कुलेशन को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे एट द इंजर्ड साइड, एट द एक्सीडेंटल साइड्स पे जहाँ पर हमारे पास में कोई मेडिकल इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है, तो हम चेस्ट कंप्रेशन करेंगे। और अगर हॉस्पिटल फैसिलिटी है देन हम यहाँ पे डिफिब्रिलेटर भी दे सकते हैं। देन इनिशियल मैनेजमेंट में हमने जैसे देखा है एबीसी को मेंटेन करेंगे। जैसे ए से हम एयरवे कंट्रोल करेंगे, जिसके अंदर सर्वाइकल स्पाइन इमोबिलाइज करेंगे, पर्सन को सर्वाइकल स्पाइन इमोबिलाइज करेंगे विद ए स्टिफ कॉलर के साथ में हम सर्वाइकल स्पाइन को इमोबिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि अगर पर्सन बार बार मोबाइल करेगा तो वर्टिबल डिसलोकेशन की वजह से जो कैरोटिड आर्टरी है और जो वर्टिब्रल आर्टरी है वो वहाँ पर
कंप्रेस हो जाएगी और ब्रेन के पास में ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं पहुंच पाएगा, तो हम पर्सन को इमोबिलाइज करेंगे। सेकेंड वन है ब्रीथिंग पैटर्न है उसको हम मेंटेन करके रखेंगे, चाहे वो नेचुरली हो या फिर आर्टिफिशियली हो। थर्ड नंबर पर आता है अपना सर्कुलेशन को मेंटेन करेंगे, जिसमें ब्लड प्रेशर मेंटेन करेंगे, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट है उसको रिस्टोर करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। नेक्स्ट वन आता है डिसफंक्शनल एंड डिसेबिलिटी, यानी जो भी डिसफंक्शंस हैं उसको असेस करेंगे, किस तरह की डिसेबिलिटी हुई है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, और इसके साथ साथ में अगर एसिस्टोल कंडीशन है और हॉस्पिटल सेटिंग में है या फिर अपने पास में मेडिकल इक्विपमेंट अवेलेबल है तो हम डिफिब्रिलेशन करेंगे, जिसकी वजह से पर्सन के एसिस्टोल कंडीशन को हम वापस सिस्टोल कर सकें। नेक्स्ट वन आता है एक्सटर्नल एग्जामिनेशन एंड मेंटेन एलिमिनेशन पैटर्न। पर्सन का एक्सटर्नल एग्जामिनेशन करेंगे कि हेड इंजरी के अलावा कहीं अदर कोई मेजर इंजरी तो नहीं हो रखी है, कहीं अदर पार्ट से कोई हेमरेज तो नहीं हो पा रहा है, और उसके एलिमिनेशन पैटर्न को मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट वन है एफ से फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट एंड न्यूट्रिशनल सपोर्ट। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट एंड न्यूट्रिशनल सपोर्ट करेंगे पर्सन का, जिसकी वजह से सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम का हम वापस से मेंटेन करेंगे। देन मेंटेन ऑप्टिमम बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को हम मेंटेन करेंगे, क्योंकि अगर इनिशियल स्टेज है हेड इंजरी की, इमरजेंसी स्टेज है, तो पर्सन का बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और अगर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लूज हो रहा है तो बॉडी का टेम्परेचर है वो कम भी हो सकता है। मेंटेन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो ये है हमारा इनिशियल मैनेजमेंट। देन हम मेडिकेशंस में हम क्या क्या देंगे, जैसे ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स मैनिटोल, जो क्या करता है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स का काम है अगर सेरिब्रल एडिमा सेरिब्रल स्वेलिंग हो रखी है तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम देते हैं मैनिटोल। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स एंटीप्लेटलेट्स, यानी जो क्लॉट फॉर्म होने से प्रिवेंट करने के लिए हम एंटीप्लेटलेट्स देते हैं, जिसमें आता है एस्पिरिन। एंटी कन्वल्सेंट बारबिट्यूरेट देंगे हम, पर्सन को कन्वल्सन आ रहे हैं, सीजर आ रहे हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए। मसल रिलैक्सेंट एंड सेडेटिव्स देंगे। देन थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट, किसी भी तरह का अगर क्लॉट फॉर्म हो गया है उसको लाइटिक करने के लिए, डिसोल्व करने के लिए हम स्ट्रेप्टोकाइनेस या फिर यूरोकाइनेस है थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट देंगे। एंटीबायोटिक देंगे फॉर दी टू ट्रीट और प्रिवेंट दी इन्फेक्शन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स स्वेलिंग है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है, उसके लिए हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे। वैसोप्रेसिव ड्रग्स, अगर ब्लड प्रेशर कम हो गया है तो हम यहाँ पे डोपामिन देंगे पर्सन को। तो ये कॉमन मेडिकेशंस हैं जो हम देते हैं हेड इंजरी के अंदर। नेक्स्ट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आता है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या है, जो अपने मेनिंजिस पढ़ी थी हमने, 3 लेयर्स होती है, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइडमेटर एंड दी पायोमेटर। आउटर लेयर होती है वो ड्यूरामेटर होती है, देन मिडिल वन दी एरेक्नोइडमेटर एंड इनर वन दी पायोमेटर। और इसके जस्ट सराउंडिंग के अंदर दिस वन ये दिखाई दे रखी है यहाँ पर, ये है स्कल बोन, एंड स्कल बोन के जस्ट बाहर की साइड में ये है स्काल्प स्कल बोन। उसके बाद में ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड मैटर एंड दी पायोमेटर। पायोमेटर है ये यहाँ पर एक स्पाइडर जैसा से भाग अंदर की साइड में कर्वेटेड होता है पायोमेटर। तो अब ये जो इन तीनों लेयर के अंदर किसी भी वजह से कोई इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स हो गया है, अब इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, कुछ मेडिकेशंस हैं, उसकी वजह से अगर इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स हो रहा है या फिर अदर डिजीज कंडीशन है उसकी वजह से इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स हो गया है, सच एज दी कैंसर कंडीशन या फिर एड्स कंडीशन, तो उसकी वजह से यहाँ पे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स की वजह से स्वेलिंग होना स्टार्ट कर देगी, और इस कंडीशन को अपने बोलते हैं मेनिंजाइटिस। Meningitis is an inflammatory response of the protective covering membrane of the brain and spinal cord caused by infection with virus, bacteria, fungi and the certain medications. Types of the meningitis. meningitis को हमने 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया है, इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस एंड दी नॉन इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस। अब इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस को बेस्ड ऑन दी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हमने यहाँ पे 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया है। फर्स्ट वन है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, जो बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, वायरल मेनिंजाइटिस जो किसी वायरस की वजह से हो रहा है, फंगल मेनिंजाइटिस यानी इसके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है फंगल है। देन नॉन इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस का मीन्स है बैक्टीरिया, वायरस और फंगाई की वजह से इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स नहीं, किसी अदर डिजीज कंडीशन की वजह से इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स हो रहा है, सच एज ल्यूकेमिया, सिकल सेल एनीमिया, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, ब्रेन ट्यूमर, ये जो कंडीशन है उसकी वजह से मेनिंजिस के अंदर इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स हो रहा है, उसको अपन बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस।
अब जैसे कॉमन कोजेस देखते हैं हम, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का कॉमन कोजेस है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबिकुलाई, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये जो स्पेसिफिक कॉमन बैक्टीरिया है जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को कोज कर रही है। देन वायरल मेनिंजाइटिस को कोज करने वाले जो वायरस हैं वो है मम्प्स, herpes वायरस, ईबीवी, वेरिसेला जोस्टर, मीजल्स, इन्फ्लुएंजा, एंट्रोवायरस, एडिनोवायरस एंड दी आर्बो वायरस। देन फंगल इन्फेक्शन आ रहा है नेक्स्ट वन। तो फंगल इन्फेक्शन उन पर्सन को होने के चांसेस रहते हैं जिनका इम्यून सिस्टम कंप्रेस होता है, और ये जो कंडीशन है ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। जैसे फंगल इन्फेक्शन इज लेस कॉमन देन दी अदर इन्फेक्शन बट इट कैन बी अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। अब इसमें वो पर्सन इंक्लूड है जो हाई रिस्क में है, जैसे ल्यूकेमिया पर्सन, ल्यूकेमिया मीन्स ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर जिसको पहले से ही है वो हाई रिस्क जोन के अंदर आते हैं, हाई रिस्क पर्सन होते हैं। देन इम्यूनोडेफिशिएंसी, इम्यूनोसप्रेसेंट, इम्यूनोडेफिशिएंसी मीन्स उसका इम्यून पावर वीक है। इम्यूनोसप्रेसेंट मीन्स पहले से ऑटो इम्यून डिजीज कंडीशन है जिसकी वजह से वो एक इम्यूनोसप्रेसेंट ले रहे हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहे हैं, जिसमें आता है प्रेडनिसोलोन एंड दी साइक्लोस्पोरिन। ये लंबे टाइम से अगर पर्सन ले रहा है ऑटो इम्यून डिजीज कंडीशन में तो उसकी वजह से उसका जो एक्चुअल इम्यून सिस्टम है वो भी वीक हो जाएगा। देन सिस्टेमिक इन्फेक्शन सच एज दी, सिस्टेमिक इन्फेक्शन के अंदर आ रहा है सेप्टिसीमिया। देन टोबैको यूज, पर्सन है कंटिन्यूसली टोबैको यूज ले रहा है, या फिर ओवर क्राउडिंग एरिया के अंदर रह रहा है। वैक्सीनेशन जिसमें आ रहा है डिफेक्टिव वैक्सीनेशन या फिर स्किपिंग वैक्सीनेशन। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं, ये कोज कर रहे हैं फंगल मेनिंजाइटिस को। एंड नेक्स्ट वन हम देखते हैं अदर कॉमन कोजेस कौन कौन से हो सकते हैं जो नॉन इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस को भी कोज कर रहे हैं। जैसे अंडर 5 ईयर चिल्ड्रंस जो क्या होते हैं, या फिर वल्नरेबल पर्सन होते हैं, या फिर वल्नरेबल पेशेंट होते हैं, यानी उनको होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं अंडर 5 ईयर चिल्ड्रन के अंदर। देन क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन, लंबे टाइम से पर्सन है वो माल नरिश पर्सन है। वीपी शंट, वीपी शंट यानी वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल शंट। वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल शंट हम एक ट्रीटमेंट मॉडलिटी है, सर्जिकल ट्रीटमेंट मॉडलिटी है जो हाइड्रोसेफेलस कंडीशन है उसको ट्रीट करने के लिए हम करते हैं। और हाइड्रोसेफेलस कंडीशन क्या हुआ है, यानी जो सीएसएफ सर्कुलेट हो रहा है और वहाँ से ड्रेन आउट हो रहा है। सीएसएफ सर्कुलेट हो रहा है कोरोइड प्लेक्सस ऑफ दी वेंट्रिकल्स, ईच वेंट्रिकल के कोरोइड प्लेक्सस से सीएसएफ रिलीज होता है, लेकिन वो 150 ml है वो तो कंटिन्यू रिटेन रहता है। और इसके अलावा जबकि इसकी नॉर्मल रेट होती है अप टू 0.4 ml टू 0.6 ml पर मिनट के अकॉर्डिंग, यानी अराउंड ये 600 टू 450 टू 700 तक ये CSF सीक्रेट होता है इन दी 24 आवर। लेकिन उसके बाद में जो अरेक्नोइड विलाई है इसके थ्रू ये वीनस चैनल के थ्रू जो एक्स्ट्रा CSF है वो वीनस चैनल के थ्रू बाहर की साइड में एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, वीनस चैनल में जाएगा और वीनस चैनल के थ्रू किडनी के फिल्ट्रेशन के थ्रू यूरिन के साथ में वो बाहर की साइड में एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। लेकिन अगर किसी भी वजह से जो ड्रेनेज चैनल है वो ब्लॉक हो जाए, यानी एरेक्नोइड विलाई है वो डैमेज हो जाए, जिसकी वजह से जो CSF है वो वीनस चैनल में नहीं जा पा रहा है, उसकी वजह से जो CSF है वो सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर कंटिन्यूसली बिल्डअप होना लग जाएगा और वहाँ से वो बैकफ्लो होने लग जाएगा इन दी वेंट्रिकल्स के अंदर, और उस कंडीशन को अपन बोलते हैं हाइड्रोसेफेलस कंडीशन। तो हाइड्रोसेफेलस को ट्रीट करने के लिए हम वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल एक शंट लगाते हैं जिसके थ्रू जो वेंट्रिकल से जो फ्लूइड है, एक्स्ट्रा फ्लूइड है CSF, वो पेरिटोनियल कैविटी में आके GI ट्रैक्ट और रीनल सिस्टम के थ्रू अपनी बॉडी से बाहर की साइड में एक्सक्रीट आउट हो जाए। लेकिन अगर वीपी शंट है एक टेम्परेरी सोल्यूशन है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये अपनी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स कर सकता है। देन नेक्स्ट में आता है डायबिटिक मेलाइटस। डायबिटिक मेलाइटस की वजह से भी पर्सन का इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है। क्रॉनिक एल्कोहलिज्म जो लीवर को अफेक्ट करेगा और इम्यून सिस्टम है वो सप्रेस हो जाएगा। निमोनिया, निमोनिया की वजह से कंटिन्यूसली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की वजह से जो न्यूमोकोकल है, न्यूमोकोकल जो स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया है वो ब्रेन के अंदर जाके मेनिंजाइटिस को कोज कर सकता है।
कॉमन नेक्स्ट हम देखते हैं कॉमन फंगाई एंड दी पैरासाइट, जिसमें आता है हिस्टोप्लाज्मा, टोक्सोप्लाज्मा, कैंडिडा, स्ट्रेप्टोकोकस, मार्क्यूमोसिस, अमीबा एंड दी प्लाज्मोडियम। ये कॉमन फंगाई एंड पैरासाइट्स हैं। देन हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। जैसे पैथोफिजियोलॉजी में पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर करेगा और ब्लड स्ट्रीम में एंटर करने के बाद में ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हुए ब्रेन के अंदर चला जाएगा और ब्रेन के मेनिंजेस में चला जाएगा। मेनिंजेस में जाके इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को कॉज करेगा, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज हो जाएंगे। इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स की वजह से वहाँ पर स्वेलिंग हो जाएगी, आईसीपी बढ़ जाएगा और मेनिंजेस की जो परमेबिलिटी है वो भी चेंज हो जाएगी और जो फ्लूइड है वो भी बाहर की साइड में शिफ्ट आउट होना स्टार्ट कर देगा। देन इंक्रीज सीएसएफ कंपोनेंट एंड दी सीएसएफ फ्लो, सीएसएफ का कंपोनेंट्स है वो भी बढ़ जाएगा, सीएसएफ का फ्लो भी बढ़ जाएगा। जिसमें अगर मेनिंजाइटिस कंडीशन है तो सीएसएफ के कंपोनेंट के अंदर प्रोटीन एंड ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, डब्ल्यूबीसी का लेवल बढ़ जाएगा और कभी कभार आरबीसी का लेवल भी इसके अंदर बढ़ सकता है। देन प्रोलिफरेशन इन दी सीएसएफ के अंदर मल्टीप्लिकेशन होने लग जाएगा माइक्रोब्स का। देन रिलीज ऑफ द सेल वॉल फ्रेगमेंट्स एंड लिपोसैकेराइड्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसके बाद में जो लिपोसैकेराइड्स है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर वहाँ पर सेल के फ्रेगमेंट्स के अंदर रिलीज होने, यानी हम डायरेक्टली बोल सकते हैं साइटोटॉक्सिक रिलीज होना स्टार्ट कर देगा। देन सीएसएफ सर्कुलेट थ्रू आउट द सबएरेक्नोइड स्पेस, इन्फ्लामेटरी सेलुलर material enter the accumulates. CSF circulate throughout the subarachnoid space. Inflammatory cellular material enter and accumulates. Inflammatory cellular material है जिसके अंदर आता है WBC भी आ सकता है, प्लाज्मा प्रोटीन, माइक्रोब्स, ये सारे के सारे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देंगे इन दी सबएरेक्नोइड स्पेस। सबएरेक्नोइड स्पेस में कंटिन्यूसली एक्यूमुलेट हो रहे हैं तो वहाँ पर वो कॉलोनी फॉर्म करने लग जाएंगे और रिप्रोडक्शन साइकिल स्टार्ट करके वो मल्टीप्लिकेशन होना स्टार्ट कर देंगे माइक्रोब्स। अगर माइक्रोब्स मल्टीप्लिकेशन होकर स्टार्ट कर रहे हैं तो साइटोकाइनेज और प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करेंगे, ये भी इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स ही हैं और इनका काम होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन का काम होता है कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देना। अगर कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा रहे हैं तो वहाँ से प्लाज्मा प्रोटीन है वो लीक आउट होना स्टार्ट कर देगी और अगर कंटिन्यूसली सेरेब्रल कैविटी के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन लीक आउट होना स्टार्ट कर रही है तो वो सेरेब्रल एडिमा को कॉज करेगी, जिसकी वजह से आईसीपी बढ़ जाएगा, सेरेब्रल सर्कुलेशन है वो कम हो जाएगा और पर्सन के जो न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल है, नॉर्मल जो न्यूरोलॉजिकल हैं वो चेंज हो जाएगा, डेवलपमेंटल न्यूरोलॉजिकल चेंजेस होना स्टार्ट कर देगा। देन हम देखते हैं सिम्टम्स ऑफ द मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स जिसमें फीवर, हेडेक, स्टीफ नेक, सेंसिटिविटी टू लाइट, नोसिया एंड वॉमिटिंग, कंफ्यूजन एंड द अल्टर्ड मेंटल स्टेटस। ये तो है इसके सिम्टम्स। सीवियर मिजेज में हाई ग्रेड फीवर रहेगी, सीवियर हेडेक रहेगा, नेक है वो स्टीफ हो जाएगी, सेंसिटिविटी टू लाइट जिसको अपने बोलते हैं फोटोफोबिया, नोसिया एंड वॉमिटिंग ड्यू टू द हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ द वेगस नर्व, कन्फ्यूजन एंड अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, पर्सन है वो कंफ्यूज हो जाएगा और मेंटल स्टेटस है उसका वो अल्टर्ड हो जाएगा, सीवियर इरिटेबिलिटी को शो करेगा। ये तो है सिम्टम्स। देन आता है साइंस। साइन में आता है कर्निंग साइन एंड दी पर्चिंग साइन। कर्निंग साइन के अंदर पर्सन अगर यहाँ पर इस पोजीशन में है तो पर्सन जो अपनी लेग है उसको 90 डिग्री एंगल तक स्ट्रेट नहीं कर सकता, क्योंकि जो ही वो स्ट्रेट करेगा जो नी के पीछे की साइड में यहाँ पर मसल्स है वहाँ पर सीवियर स्टिफनेस को कॉज करेगा। पर्सन सुपाइन पोजीशन में लेटा रहेगा लेकिन अगर नी है उसको जो लेग है उसको एक्सटेंड नहीं कर पाएगा अप टू 90 डिग्री एक्सटेंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ से कंटिन्यूसली रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे और वो सीवियर इरिटेबिलिटी को कॉज करेगा, क्योंकि स्टिफनेस की वजह से सीवियर पेन होगा बिहाइंड द नी। सेकेंड वन आता है बर्जनसिंग साइन। बर्जनसिंग साइंस के अंदर क्या होता है, अगर पर्सन लेटा हुआ है सुपाइन पोजीशन में अगर लेटा हुआ है और अगर हम पर्सन्स को हल्का सा नी एक्सटेंड करके रख रहे हैं और नी को हल्का उसके बाद में नेक को अप साइड में थोड़ा सा मूव करेंगे तो नेक रीजन और दी नी रीजन बिहाइंड दी नी दोनों के साइड में स्टिफनेस, सीवियर स्टिफनेस होगा और जो बच्चा होता है वो हाई पिच साउंड के साथ में इरिटेबिलिटी को शो करेगा। ये होता है पर्चिंग साइन एंड दी कर्निंग साइंस।
नाउ वी आर डिस्कशन अबाउट द स्पाइनल कोड। तो अब हम स्पाइनल कोड को देखेंगे। तो स्पाइनल कोड के अंदर क्या क्या इंजरी हो सकती है। जैसे स्पाइनल कोड की इंजरी से पहले हम देखते हैं स्पाइनल कॉलम। तो स्पाइनल कॉलम यहाँ पर स्पाइनल कॉलम 5 होते हैं, जिसमें सर्वाइकल कॉलम फर्स्ट, सेकेंड वन थोरेसिक, लंबर, सैक्रल एंड द कोक्सियल। जो सर्वाइकल कॉलम है उसमें सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 होती है, वहीं पे थोरेसिक कॉलम के अंदर थोरेसिक वर्टिब्रा 12 होती हैं, जिसको हम T1 से T12 तक इंडिकेट करते हैं। लंबर के अंदर 5 होती हैं, L1 टू L5। सैक्रल के अंदर भी 5 होती हैं, S1 टू S5। एंड कोक्सियल, ये जो वर्टिब्रा है ये 4 होती हैं, जिसको अपन बोलते हैं, लेकिन आगे जाके फ्यूज होके 1 फॉर्म कर लेती है। सैक्रल एंड कोक्सियल दोनों ही अडल्ट में जाके फ्यूज हो जाती हैं और वो 1 फॉर्म कर लेती हैं। तो अब हम देखेंगे स्पाइनल कोड इंजरी। स्पाइनल कोड इंजरी इज डैमेज टू द स्पाइनल कोड दैट रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ फंक्शन सच एज मोबिलिटी, सेंसेशन एंड ऑटोनॉमिक फंक्शंस। स्पाइनल कोड इंजरी क्या है, किसी भी वजह से, यानी या तो होता है एक्सट्रीम फोर्स की वजह से या फिर एक्सट्रीम ट्विस्टिंग ऑफ द वर्टिब्रा। जो वर्टिब्रा है वो एक्सट्रीम ट्विस्ट हो जाएगी, उसकी वजह से जो मोटर एंड सेंसरी नर्व्स होते हैं वो डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, और उसकी वजह से पर्सन की मोबिलिटी, सेंसेशन एंड ऑटोनॉमिक फंक्शंस है वो ऑल्टर्ड हो जाएंगे। इसको अपने बोलते हैं स्पाइनल कोड इंजरी। अब स्पाइनल कोड इंजरी के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ट्रॉमेटिक इंजरी, इलेक्ट्रिकल शॉक, एक्सट्रीम ट्विस्टिंग ऑफ द मिडल ऑफ द बॉडी, vascular disorder, sports and recreational injury, act of violence, spinal cord tumor, arthritis, osteoporosis, inflammation of the spinal cord। ये सारे के सारे फैक्टर है वो डायरेक्टली कोज कर सकते हैं स्पाइनल कोड इंजरी को। क्लासिफिकेशन ऑफ द स्पाइनल कोड इंजरी। स्पाइनल कोड इंजरी को दो टाइप से क्लासीफाई किया है, कंप्लीट स्पाइनल कोड इंजरी एंड द इनकम्प्लीट स्पाइनल कोड इंजरी। कंप्लीट स्पाइनल कोड इंजरी के अंदर आता है टेट्राप्लेजिया एंड द पैराप्लेजिया। टेट्राप्लेजिया मीन्स 4 एक्सट्रीमिटीज इसके अंदर इन्वॉल्व है, अपर लिम्स एंड द लोअर लिम्स, ये सारे के सारे चारों के चारों हैं, इनका इन्वॉल्वमेंट हो गया है। देन पैराप्लेजिया का मीन्स है अपर बॉडी पार्ट एंड द लोअर बॉडी पार्ट। इसमें या तो अपर बॉडी पार्ट अफेक्ट हो रहा है या फिर लोअर बॉडी पार्ट अफेक्ट हो रहा है, जिसको अपन बोलेंगे पैराप्लेजिया। एंड एक कंडीशन आती है हेमीप्लेजिया, जो इनकम्प्लीट के अंदर आती है, जिसमें आता है लेफ्ट साइडेड पैरालिसिस और द राइट साइडेड पैरालिसिस। देन इनकम्प्लीट स्पाइनल कोड इंजरी है, ये अलग अलग से 6 टाइप से क्लासीफाई किया है। फर्स्ट वन आता है सेंट्रल कोड सिंड्रोम, यानी जो हमने स्पाइनल कोड की स्ट्रक्चर पढ़ी थी उसके अंदर सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कोड था, अगर वो डैमेज हो रहा है तो सेंट्रल कोड सिंड्रोम अफेक्ट होगा। एंटीरियर कोड सिंड्रोम, एंटीरियर कोड सिंड्रोम के अंदर अगर एंटीरियर कोड सिंड्रोम अगर डैमेज हो रहा है तो एंटीरियर एस्पेक्ट से निकलने वाली जो नर्व रूट्स हैं वो डैमेज होने लग जाएंगे। स्पेसिफिकली अपर लिम्स एंड द नेक से रिलेटेड जो भी नर्व सप्लाई हो रही है वो नर्व्स हैं वो डैमेज हो जाएंगी। पोस्टीरियर कोड सिंड्रोम, यानी पोस्टीरियर एस्पेक्ट से निकलने वाली जो नर्व्स हैं, पोस्टीरियर वर्टिबल कॉलम के पोस्टीरियर एस्पेक्ट से निकलने वाली नर्व रूट्स डैमेज हो जाएंगी, उसको अपन बोलते हैं पोस्टीरियर कोड सिंड्रोम। ब्राउन स्क्वायर्ड सिंड्रोम, ब्राउन स्क्वायर्ड सिंड्रोम के अंदर ये सेंट्रल पार्ट अफेक्ट हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ में ये यूनिलेटरल अफेक्ट करेगा, जिसको अपन बोलते हैं हेमीप्लेजिया। यूनिलेटरल अफेक्ट करेगा जिसके मतलब क्या होता है, राइट साइडेड और लेफ्ट साइडेड। अगर राइट साइड का इसके अंदर जो स्पेसिफिक स्टिमुलाई होती है, जैसे सच एज दी पेन, प्रेशर एंड वाइब्रेशन से रिलेटेड, एंड प्रोप्रियोसेप्टर्स जो मूवमेंट्स ऑफ द जॉइंट एंड लिगामेंट्स एंड मसल्स का होता है, उससे रिलेटेड सेंसेशन है वो परसीव नहीं कर पाएगा और उसके अकॉर्डिंग ही वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है। नेक्स्ट वन आता है कॉनस मेडुलरी सिंड्रोम। कॉनस मेडुलरी यानी जो स्पाइनल कॉर्ड का जो लास्ट पार्ट होता है उसको अपन बोलते हैं कॉनस मेडुलरी। एक कॉन टाइप का पार्ट होता है, अगर वो डैमेज हो गया है, जो स्टार्ट होता है T12 टू L1 तक। T12 टू L1 तक जो पार्ट है वो अगर डैमेज हो गया है तो उसको अपन बोलते हैं कॉनस मेडुलरी सिंड्रोम। नेक्स्ट वन आता है कोडा इक्विना सिंड्रोम। कोडा इक्विना सिंड्रोम का मतलब होता है जो L2 से लेके L5 तक का जो पार्ट है स्पाइनल कोड का, स्पाइनल कोड कंप्लीट हो जाता है, जैसे
इसके अंदर L1 L2 तक, लेकिन उसके बाद में ग्रुप ऑफ द मल्टीपल नर्व्स हैं वो एक साथ में रिलीज होते हैं एज लाइक एज द हॉर्स टेल्स, यानी हॉर्स के टेल के जैसे एक गुच्छे के अंदर बाहर से एक रिलीज होती है नर्व्स। वो अगर वो वाला एरिया डैमेज हो जाएगा उसको अपन बोलते हैं कोडा इक्विना सिंड्रोम्स। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन। लोकेशन के बेसिस पे हमने जो क्लासीफाई किया है टाइप्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को। जैसे सबसे पहले आता है सर्वाइकल स्पाइन। सर्वाइकल स्पाइन के अंदर दिस सेक्शन इज इन द नेक, इट गोज फ्रॉम द बॉटम ऑफ द स्कल टू अबाउट द सेम लेवल एज द शोल्डर्स। तो सर्वाइकल स्पाइन कहाँ हो रहा है, जो हेड एंड नेक को सप्लाई कर रही है और जो शोल्डर्स को सप्लाई कर रही है नर्व्स है उसको डैमेज, वहाँ डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट वन आता है थोरेसिक स्पाइन। दिस सेक्शन स्ट्रेच फ्रॉम अपर बैक टू जस्ट बिलो नेवल यानी बेली बॉटम। जो थोरेसिक स्पाइन डैमेज कहाँ से हो रहा है, अपर बैक से लेके बेली बॉटम जो एरिया होता है वहाँ के लिए जो एरिया है उसको, वो वहाँ के जो एरिया है वो अफेक्ट हो जाएगा। देन आता है लंबर स्पाइन। दिस सेक्शन इज इन ए लोअर बैक, it extend about to the top of the where buttock meet, but spinal cord ends a couple of the inches above it। अब स्पाइनल कोड तो पहले से ही कंप्लीट हो जाता है, L1 L2 पे ही कंप्लीट हो जाता है, लेकिन उसके बाद में भी जो लोअर बैक पार्ट है और जिसमें होता है कोडा एक्विना पार्ट है, वहाँ से रिलेटेड जो नर्व्स अगर वो डैमेज हो गए हैं स्पाइनल वर्टिब्रा से, जो बाहर की साइड में स्पाइनल रूट से, नर्व रूट से जो नर्व बाहर निकल रही है, अगर वो डैमेज हो गई है तो उसको अपन बोलते हैं लंबर स्पाइन इंजरी। एंड लास्ट वन आती है सैक्रल स्पाइन इंजरी। दिस सेक्शन इज इन बैक, इट कंटेन नर्व रूट्स बिलो बट टू द टेल बोन। ये जो बट से रिलेटेड से बिलो एंड टेल बोन है, वहाँ की जो नर्व्स होते हैं या फिर हम बोल सकते हैं पेल्विस को सप्लाई करने वाली नर्व्स हैं वो डैमेज हो जाएंगी। तो ये था आज का अपना टॉपिक जिसमें हमने स्टार्टिंग में देखा था क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन, causes and pathophysiology of the cerebral vascular accident, then initial management देखा है, देन हेड इंजरी पढ़ा था हमने, हेड इंजरी का क्लासिफिकेशन, उसके बाद में उसकी पैथोफिजियोलॉजी, फिर हमने देखा है मेनिंजिस, इट्स क्लासिफिकेशन, पैथोफिजियोलॉजी, एंड लास्ट टॉपिक अपना था स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एंड इट्स क्लासिफिकेशन। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी इसकी क्लासिफिकेशन। तो ये टॉपिक थे अपने कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। यही कॉमन एंड मेजर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो बहुत सारे लोग इससे सफ़र करते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।